ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो नया टॉपिक हमारे पास आज है, दिस टॉपिक इज बेसिकली कॉस्टिंग से रिलेटेड है। बेसिकली ये दो क्लास का टॉपिक है जिसके अंदर हम कॉस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो यूजुअली पेपर वन के अंदर आते हैं, दो दो तीन तीन मार्क क्वेश्चंस में और 8 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। आने को तो 12 मार्क में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, बट मेजरली जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ये ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फ्रॉम 2 मार्क्स टिल 8 मार्क्स में ज्यादा आता है। अच्छा जी। सो आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो ये है कि किसी भी बिजनेस को एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। यानी कोई भी बिजनेस है, साबुन बना रहा है, टूथपेस्ट बना रहा है, शैम्पू बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, जितने भी बिजनेसेस दुनिया में है, चाहे वो कुछ भी बना रहे हो, क्या उनको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना जरूरी है? हाँ या ना? तो आप लोग की ऐसी बात है यार। अगर किसी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो वो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि यार वो व्हाट आर दोज रीजंस, वो कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए एक बिजनेस को अपनी कॉस्ट के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। सो द क्वेश्चन टुडे, सो द टॉपिक टुडे इज बेसिकली व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग। एक बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है? अच्छा भाई, तो उसके कुछ रीजंस है आपके सामने, आपको बहुत सारे रीजंस नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम एक एक करके सारे रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहला रीजन कि भाई एक बिजनेस को कॉस्ट की इंफॉर्मेशन क्यों होनी जरूरी है, वो इसीलिए होनी जरूरी है कि भाई जिस बिजनेस को कॉस्ट के बारे में नहीं पता होगा वो कभी भी अपना प्रॉफिट निकाल नहीं सकता। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट, तो आप बोलोगे भाई बड़ा सिंपल सा आंसर है। जिस बिजनेस को कॉस्ट के बारे में नहीं पता होगा, जिस बिजनेस को कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो बिजनेस कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको याद हो, प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा देना है लोगों को। जो डिफरेंस बचेगा, पॉजिटिव बचेगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव बचेगा तो लॉस। तो भाई जिस बिजनेस के पास अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस बिजनेस के पास अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बिजनेस कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। दूसरा, प्राइसिंग डिसीजन। भाई प्राइसिंग डिसीजन, अब आपने, जो आपको पता होगा कि भाई बहुत सारी तरीकों से कंपनी प्राइस रख सकती है, बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, जो है प्रीमियम प्राइसिंग है, प्राइस स्किमिंग है, कंपेरेटिव प्राइसिंग है, डायनामिक प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं जो एक कंपनी यूज कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। भाई जिस बिजनेस को या बिजनेसमैन को या कंपनी को ये ही नहीं पता कि उसके प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, वो कभी भी अपने प्रोडक्ट के लिए राइट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं रख सकता। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई एक बिजनेस को कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है, कि क्यों जरूरी है एक बिजनेस को अपनी कॉस्ट के बारे में पता होना, तो भाई जिस बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता होगा वही बिजनेस अपने लिए राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख पाएगा। क्योंकि अगर कॉस्टिंग गलत होगी तो स्ट्रैटेजी गलत होगी, स्ट्रैटेजी गलत होगी तो बिजनेस हमेशा लॉस में आएगा सॉरी। तीसरा, मेजरिंग परफॉर्मेंस। अच्छा भाई, कंपेयर टू लास्ट ईयर, अब आज अगर मेरा ये टी शर्ट बनाने का बिजनेस है और मुझे पता हो कि भाई मेरी बिजनेस की जो इस साल मैंने टी शर्ट बनाया, मुझे एक टी शर्ट पड़ा है 100 रुपए का। एक टी शर्ट कितने का पड़ा है? 100 रुपए का। ये मेरे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर कंपैरिजन क्रिएट कर सकता हूं कि यार लास्ट ईयर जो मैं टी शर्ट बना रहा था वो कितने का था। अगर लास्ट ईयर भी 100 रुपए का बना रहा था, इस साल भी 100 रुपए का बना रहा हूं, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि क्यों मेरी कॉस्ट सेम है। गिरनी चाहिए थी। हो सकता है मैंने अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट किया हो कि भाई इंप्लॉयज को मोटिवेट कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए ये सोच करके कॉस्ट गिर जाएगी। लास्ट ईयर भी 100 रुपए कॉस्ट थी, इस साल भी 100 रुपए। हो सकता है मैंने नई मशीनरी लगाई हो, ये सोच करके कॉस्ट गिरेगी।
मशीनरी भी लगा ली, कॉस्ट भी नहीं गिरी। सो द पॉइंट इज कि बिजनेस के लिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिजनेस उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लास्ट ईयर को कंपेयर करता है कि लास्ट ईयर क्या हालात थे और इस साल क्या हालात हैं। बड़ी कॉस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो क्यों बढ़ी, गिरी लास्ट ईयर के मुकाबले में तो क्यों गिरी। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन द बिजनेस कैन इजीली इवैल्यूएट और क्रिएट कंपैरिजन कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या है। उसके बाद कॉस्टिंग के बेसिस पर बिजनेस अपने बजट सेट कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर ये बजट क्या है। बजट जो है वो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल फोरकास्ट होता है। बड़ी अब जैसे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, चाय वाला, पान वाला, सिगरेट वाला, ये लोग रोज के लिए जीते हैं। ये रोज दुकान खोलते हैं, रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज बंद करके घर चले जाते हैं। ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ये रोज रोज पे काम नहीं करते। ये काम कर रहे होते हैं अगले 5 साल, अगले 10 साल को देखकर। आप किसी पान वाले, चाय वाले के पास जाओ, उससे पूछो भाई आपका अगले 2 साल का टारगेट क्या है, वो आपको पता है क्या जवाब देगा? यार मुझे तो ये नहीं पता मैं अगले 2 साल में जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। बिजनेस का टारगेट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप किसी बड़े बिजनेस के पास जाओ, कोको कोला के पास जाओ, पेप्सी के पास जाओ, आप उसको बोलो अगले 2 साल का टारगेट क्या है, वो ये जवाब नहीं देगा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या। वो बोलेगा मैं मर जाऊंगा जिंदा रहूं। आपने 2 साल का मांगा, हमने तो आगे 25 साल का टारगेट बना के रखा है। सो होता क्या है बजट के अंदर कि बिजनेस फोरकास्ट करके रखता है कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में हम कितना एक्सपेक्टेड खर्च करेंगे, हमारी क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट होंगी और हमारे क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होंगे। फिर उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पर वो प्लान बनाते हैं कि इतना पैसा आएगा तो इधर लगाएंगे, इधर आएगा तो ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अगर आपके पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं हो तो आप आने वाले दिनों का, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड बजट बना ही नहीं सकते। फिर एक और सवाल, भाई आपके पास और क्या रीजन है कॉस्ट इंफॉर्मेशन होने के? तो भाई एक और रीजन ये कि आप चॉइस बन कर सकते हो। आप कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस सप्लायर से माल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना। मुझे सप्लायर, जो मुझे मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं वो मुझे लोकल मार्केट से खरीदना है, या ये जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं मुझे इसे इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना है। बात आपको समझ आ रही है मेरी? ये कॉस्टिंग के बेसिस पर बिजनेस के लिए चॉइस करना आसान हो जाता है। कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, कौन सा प्रोडक्ट बंद करना है। ऐसा भी तो हो सकता है मेरी यूनिलीवर है, उसके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं। वो कॉस्टिंग के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट कंटिन्यू करने हैं प्रोडक्शन में, कौन से प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर फाइनली और क्या रीजन है आपके पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन होने का? तो एक और रीजन है ब्रेक इवन। आपको पता होगा हमने पिछली क्लास में टॉपिक करा था ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट जहां पर कंपनी कहती है ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अच्छा, तो ब्रेक इवन के बेसिस पर कंपनी जो है वो कैलकुलेट कर लेती है कि कौन कौन से एरियाज पे वो सेफ्टी में है, कौन कौन से एरियाज में वो डेंजर में है। तो ये ब्रेक इवन, सेफ्टी एरियाज, डेंजर एरियाज कैसे कैलकुलेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा ब्रेक इवन का फॉर्मूला भी था टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कोई भी बिजनेस अपने सेफ्टी या डेंजर एरियाज को कैलकुलेट करना चाह रहा है, अपने ब्रेक इवन को कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो बगैर ब्रेक इवन और बगैर कॉस्टिंग के ब्रेक इवन नहीं बन सकता। अब बगैर ब्रेक इवन के कंपनी कभी भी नहीं देख सकती है किस एरिया में वो सेफ होगी, किस एरिया में वो डेंजर में होगी। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू हैव गुड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिंग, या व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू हैव एक्चुअल नॉलेज ऑफ इट्स कॉस्ट, तो आप बोलोगे बगैर कॉस्ट इंफॉर्मेशन के अंकल ब्रेक इवन नहीं निकल सकता। तो ये 6 रीजंस आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रीजंस हैं जिनके लिए या जिनकी वजह से आपके पास प्रॉपर कॉस्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अच्छा, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, या वो लोग जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा, ये आपको ऑलरेडी आती होंगी। लेकिन अगर आप प्योर बिजनेस बैकग्राउंड के हो, और आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मन को मस्ती होती है, मैथ्स कंप्यूटर के साथ बिजनेस ले लिया, या फिजिक्स केमिस्ट्री था अब नहीं हो रहा तो लूला लंगड़ा, समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो बिजनेस उठा लिया, ऐसे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया होगा। क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, शायद डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ जाए, नहीं आए तो कोई मसला नहीं, भाई हाजिर है, मैं तो वैसे ही समझा ही दूंगा। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस अ बिजनेस इनकर्स
that can be directly tied to the production of a good or provision of a service. अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मुझे 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 पूरी उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आया होगा। अब मसला है कि भाई, अब एग्जाम में डेफिनेशन मांगते हैं, मांग देनी तो है, लेकिन मेरा काम आपको डेफिनेशन का समझाना है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर मैं आपको पूरा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके दूंगा। देखो भाई, मेरी एक दुकान है, ठीक है। अब इस दुकान के अंदर मैं दिन में बिरयानी बेचता हूं और रात में चाय बेचता हूं, ठीक है। मेरी दुकान है जहां दिन में, क्योंकि दिन में चाय नहीं बिकती, तो मैं दिन में बिरयानी बेचता हूं और इसी दुकान पर, सॉरी, दिन में बिरयानी बेचता हूं और इसी दुकान पर जब शाम हो जाती है तो मैं बिरयानी का स्टॉल खत्म कर देता हूं और इसी दुकान पर मैं शाम में रात तक चाय बेचता हूं, 2 3 4 बजे तक, जब तक भी बिकती है मैं चाय बेचता हूं। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, दुकान है, चाय भी बिक रही है, बिरयानी भी बिक रही है, तो बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि इस दुकान पर जो मुझे एक कॉस्ट आ रही है वो आ रही है चिकन की। किस चीज की कॉस्ट आ रही है? चिकन की। अब एज अ बिजनेसमैन, एज अ ओनर ऑफ दिस शॉप, मुझे पता है कि भाई ये जो चिकन की कॉस्ट मुझे फेस करनी पड़ रही है, ये चिकन मैं, जाहिर सी बात है, चाय में तो डाल नहीं रहा। ऐसे कभी हुआ आप किसी जगह चाय पीने गए तो उसने आपको पूछा भाई कौन सी आप चाय पियेंगे, चिकन वाली या मटन वाली या बीफ वाली चाय? ऐसे तो नहीं होता। तो अगर ये चिकन की कॉस्ट आ रही है तो ये चिकन की कॉस्ट मुझे बिरयानी की वजह से आ रही है। मतलब अगर अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने में, लेट से, मैंने 50,000 की चिकन खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैंने पूरे महीने में 50,000 रुपए खर्च करके चिकन खरीदी है, तो ये पूरे के पूरे 50,000 रुपए मैं डायरेक्टली किस में एलोकेट कर सकता हूं? बिरयानी के अंदर एलोकेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है चिकन की कॉस्ट आई ही बिरयानी की वजह से होगी। और अगर मैं चाहूं तो इसको पर प्लेट भी डिवाइड कर सकता हूं कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 किलो चिकन खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल, और 10 किलो चिकन खरीद के मैंने 10 प्लेट बिरयानी बनाई है, तो इसका मतलब हर प्लेट में 1 किलो चिकन यूज हुई है, फॉर एग्जाम्पल। तो हर 1 किलो चिकन की प्राइस को मैं बिरयानी की प्राइस में ऐड कर दूंगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं आपको समझने में आसानी हो। मेरी एक दुकान है, उस दुकान में मैं दोपहर में बिरयानी बेचता हूं, रात में मैं चाय बेचता हूं। अब इस दुकान के अंदर डेली बेसिस पर बहुत सारी कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉस्ट है चिकन। अब ये जो चिकन की कॉस्ट आ रही है, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो मैं देखते साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये किस प्रोडक्ट की वजह से आई है। अब मेरे दो प्रोडक्ट्स हैं, चाय और बिरयानी। तो मैं देखते साथ समझ गया कि भाई ये जो चिकन की कॉस्ट है ये जाएगी ही बिरयानी में, ये चाय में नहीं जा सकती, ना जानी चाहिए, क्योंकि चिकन का दूर दूर तक चाय से कोई ताल्लुक नहीं। ऑल्सो मैं क्वांटिटी वाइज भी ब्रेक डाउन कर सकता हूं, ऑल्सो मैं क्वांटिटी वाइज भी ब्रेक डाउन कर सकता हूं कि भाई अगर 10 प्लेट बिरयानी इस्तेमाल हुई है और 10 किलो बनाई है और 10 किलो चिकन यूज हुई है, तो इसका मतलब हर 1 किलो चिकन 1 प्लेट बिरयानी में गई है। तो हर 1 किलो चिकन की प्राइस मैं इजीली 1 प्लेट बिरयानी के अंदर इनकॉपरेट कर सकता हूं। कितना आसान था ना। सिमिलरली, आलू की कॉस्ट आई, पोटैटोज, 10,000 रुपए के आलू आए। अब ये भी मुझे पता है कि जो आलू आए हैं इसका भी चाय से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो भी आलू की कॉस्ट है टक्कर के बिरयानी में डाल दो। अगर 10,000 के आलू आए हैं फॉर एग्जाम्पल और 10 प्लेट बिरयानी बनी है, तो मतलब हर प्लेट बिरयानी में 1,000 1,000 रुपए के आलू है, इजीली एलोकेट हो गई ना, कोई मसला ही नहीं है। सिमिलरली, दूध चाय में इस्तेमाल होता है, दूध की कॉस्ट आई। अब मुझे पता है बिरयानी का और दूध का कोई ताल्लुक नहीं है। कौन ऐसा बंदा है जो बिरयानी की दुकान पे बिरयानी मंगाता है, उसमें दूध डाल के चम्मच से खाता है? बहुत ही कोई मुझे सोच के कुछ हो रहा है, वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है। दूध और बिरयानी का कोई मिक्सचर ही नहीं है, ना पत्ती और बिरयानी का कोई है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि ये वो रॉ मटेरियल है जो डायरेक्ट चाय में जाएगा। देखते साथ ही समझ में आ गया कि ये चाय की वजह से आ रहा है। और क्वांटिटी को कप्स में ब्रेक करना भी आसान है कि भाई अगर लेट सपोज 10 लीटर दूध
यूज हुआ है और 100 कप चाय बनी है, तो आपको पता लग गया कि भाई 100 100 ml दूध हर चाय में गया है। एलोकेट करना आसान है, आइडेंटिफाई करना आसान है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट बिजनेस का वो एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन की वजह से इनकर हुआ है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन की वजह से इनकर हुआ है। बिरयानी बनाई तो चिकन की कॉस्ट आई, मैं बिरयानी ना बनाता चिकन की कॉस्ट ही ना आती, मैं बिरयानी ना बनाता आलू की कॉस्ट ही ना आती। देखते साथ पता लग गया कि ये चिकन या आलू की कॉस्ट बिरयानी की वजह से आई है। मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर सकता हूं उसको प्रोडक्शन के साथ। अगर मुझे पता है कि अगर 10,000 रुपए की चिकन बनी है, यूज हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है ये 10,000 की जो कॉस्ट आई है चिकन की, ये 10,000 की टोटल कॉस्ट आई ही बिरयानी की वजह से है। डायरेक्टली एसोसिएट करना आसान हो गया, डायरेक्टली एसोसिएट करना आसान हो गया। सो डायरेक्ट कॉस्ट, अगर मैं आपको डेफिनेशन अब फिर से सुनाऊं, अब आप देख लो, जब पहले पढ़ के सुनाया तो बाउंसर गया, तो अब सुनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसेस अ बिजनेस इनकर्स, इनकर्स मतलब बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, दैट आर डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, यानी डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस को इनकर करनी पड़ रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बिरयानी वाली एग्जांपल दी, बिजनेसमैन को या मुझे, अगर मेरी दुकान, तो मुझे पता है कि चिकन की कॉस्ट आ रही है तो ये बिरयानी की वजह से ही आ रही है, इसकी कॉस्ट बिरयानी में ही जाएगी, इसकी कॉस्ट चाय में नहीं जा सकती क्योंकि उसका चाय से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप देख सकते हो ना क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। यानी मुझे पता है कि अगर चिकन की कॉस्ट आई है तो ये बिरयानी के प्रोडक्शन में ही जाएगी, ये चाय में नहीं जा सकती। इसको आइडेंटिफाई करना, इसको एलोकेट करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान है। ये बहुत आसान और क्लैरिफाइड कॉस्ट्स होती हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस अ बिजनेस इनकर्स, यानी ये भी वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब आप बोलोगे नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, क्या मतलब, समझाता हूं। जिस दुकान पर मैं बिरयानी बना रहा हूं, उस दुकान का रेंट, अब रेंट एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका बिजनेस के प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। मैं दुकान में बिरयानी बना रहा हूं तो मुझे रेंट देना पड़ रहा है ना, मैं दुकान की जगह रोड पे बिरयानी बनाता तो, मतलब रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका मेरी प्रायोरिटी से ताल्लुक है क्योंकि मैं दुकान में बनाना चाहता हूं, प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रेंट नहीं भरा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, मैं प्रोडक्शन कहीं भी कर सकता हूं। चिकन तो एक ऐसी चीज है ना जिसके बगैर प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। चावल, चिकन, मसाला, आलू, पत्ती, दूध, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, ये वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। ये लगेंगी कॉस्ट तो ही प्रोडक्ट बनेगा। इनके लिए इन 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 सिचुएशन में प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन सी कॉस्ट किसकी वजह से लगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी तो प्रोडक्ट बना, नहीं लगेगी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका प्रोडक्ट की डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फैक्ट्री में बना रहा हूं बिरयानी तो मुझे फैक्ट्री का रेंट देना है। मैं वही बिरयानी अगर दुकान में बना रहा हूं तो दुकान का रेंट देना है। मैं वही बिरयानी घर में बना रहा हूं तो घर का कोई रेंट ही नहीं है, मैं तो फ्री में रह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम वाले, क्लाउड किचन वाले, घर से फूड पांडा पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने अपने घर में किचन खोला हुआ है और घर से ऑर्डर ले लो, फूड पांडा पे बना बना के डिलीवर कर रहे हैं। कोई रेंट है नहीं। रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है। अब उसी कॉस्ट पे मैं एग्जाम्पल पे वापस आता हूं। मेरी दुकान है, 50,000 रेंट है, सही है, चाय भी बना रहा हूं बिरयानी भी बना रहा हूं। अच्छा भाई, अब 50,000 रेंट है, कितना रेंट बिरयानी पे डालूं, कितना रेंट चाय पे डालूं, कौन जवाब देगा? इसका जवाब ही नहीं किसी के पास। अब एक नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, सर बड़ा सिंपल सा काम है, डिवाइड कर लें, 50,000 रेंट है, 25,000 बिरयानी पे डाल दे, 25,000 चाय पे डाल दे। अब एक प्रॉब्लम है, जगह मैंने बड़ी ली हुई है, जगह मैंने बड़ी ली हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि बिरयानी का बिजनेस टेक अवे वाला है, चाय का बिजनेस जो है वो डाइन इन वाला है, क्योंकि चाय तो टेक अवे होती नहीं है, चाय तो लोग बैठ के पीते हैं, बिरयानी तो टेक अवे होती है। अब जो जगह का रेंट मैं दे रहा हूं, अगर इक्वली डिवाइड करता हूं तो ज्यादा है। चाय तो डाइन इन पे चली तो चाय पे ज्यादा बर्डन जाना चाहिए, बिरयानी टेक अवे पे चलती तो बिरयानी पे कम बर्डन जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
पॉइंट ये है कि मैं क्लैरिफाई कैसे करूं कि किस वजह से अब रेंट तो दोनों की वजह से आ रहा है ना, चाय की वजह से भी आ रहा है, बिरयानी की वजह से भी आ रहा है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि जो मैं 50,000 का रेंट दे रहा हूं, कितना रेंट मेरा बिरयानी की वजह से आ रहा है और कितना रेंट मेरा चाय की वजह से आ रहा है। क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल काम। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को बेयर करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, लेकिन इनको क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनका डायरेक्ट प्रोडक्शन से कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं भरा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। रॉ मटेरियल तो एक ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। भरोगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं भरोगे तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस कॉस्ट की वजह से कितना प्रोडक्ट बना, क्या कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट के अंदर। रेंट ऐसी कॉस्ट है जिसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। या दुकान के बाद मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है, अब वो तो मैंने सेफ्टी के लिए खड़ा किया, उसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा थोड़ी कि अगर एक दिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया तो मुर्गी ने बोला नहीं आज मैं जो हूं वो कटने को तैयार नहीं हूं और बिरयानी नहीं बनेगी। या गाय ने बोला ओहो हो आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया तो आज मैं दूध नहीं दूंगी, चाय नहीं बनेगी। प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ये तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है ना गार्ड। बिजनेस को तो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, लेकिन इसका डायरेक्टली प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा या ये कॉस्टिंग को डालना जरूरी है, ऐसा नहीं। सो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड होती है। प्रोडक्ट बनेगा तो ये कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। वेयरएज इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक है ना, जैसे कि रेंट और जो है मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल दी। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हम लोगों के पास यहां पर दो कॉन्सेप्ट और, अभी तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ा। अब हम लोगों के पास यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स और हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग से मेरी क्लासेस से पढ़ते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप कहीं और आ रहे हैं या कहीं और किसी कॉलेज में हैं या आपको अल्लाह ने दूसरी बार पढ़ने का मौका दिया है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फेल हो जाते हैं तो वो बड़ा डिसहार्टेड होते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ यार डोंट बी डिसहार्टेड, बी प्राउड, यू आर प्रिविलेज्ड। इस महंगाई के दौर में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास खाने को मौका नहीं मिल रहा, खाने को पैसे नहीं है, और अल्लाह आपको एक ही सब्जेक्ट दो दो बार पढ़ने की तौफीक दे रहा है, तो यू आर प्रिविलेज्ड। ठीक है ना। तो अगर आप वही प्रिविलेज्ड कैटेगरी में से हैं तो शायद आप पढ़ के आ चुके होंगे, क्योंकि ओ लेवल में तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। खैर जिस कैटेगरी में भी आप हैं, ओ लेवल से आए, ए लेवल में आए, कॉलेज में प्राइवेट है या प्रिविलेज्ड है, मेरा काम तो समझाना है तो मैं तो समझाऊंगा। कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर क्या है। अगेन डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, हो सकता है शायद समझ आ जाए, नहीं आ जाए तो भाई हाजिर है समझाएगा। कॉस्ट सेंटर, इट इज अ डिपार्टमेंट और टीम विद इन अ कंपनी दैट फोकसेस ऑन मैनेजिंग एक्सपेंसेस बट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू। अब दो तीन चीजें समझो, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ नहीं आया होगा। कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर किसी भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है या टीम होती है। तो अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड, तो इसका मतलब एग्जामिनर किसी एक टीम की बात कर रहा है या एग्जामिनर कंपनी की किसी एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, फलाना डिमाका, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इस तरह कॉस्ट सेंटर भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने कॉस्ट सेंटर को एज अ डिपार्टमेंट रखा है या 5 6 8 10 बंदों की टीम रखी है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। सो बेसिकली कॉस्ट सेंटर इज अ टीम और प्रोबेबली अ डिपार्टमेंट विद इन अ कंपनी। अच्छा, तो ये कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है या टीम है, लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि कॉस्ट सेंटर का काम क्या है। कॉस्ट सेंटर का काम है कंपनी के एक्सपेंसेस को मैनेज करना, कंपनी के एक्सपेंसेस को मैनेज करना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, फाइनेंस वालों को भी तो ये काम है। देखो भाई, ये बेसिकली कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी लाइक एप्पल। अब एप्पल जो है, फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ मोबाइल बना रही है, 1 करोड़ 17 प्रो मैक्स बनाए फॉर एग्जांपल, पूरे साल में बनाए या बनाएगी जो भी, इसको अब आप ट्रीट करो। भाई मसला ये है कि एप्पल अगर 1 करोड़ फोन बना रहा है, एटलीस्ट एप्पल के हर फोन में अगर मैं आपको बताऊं कम से कम भी 20 कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे।
चिप होगी, कैमरा होगा, स्पीकर होगा, हेडसेट होगा, स्क्रीन होगी, ये होगा, वो होगा। कम से कम भी हर आईफोन जो हम यूज कर रहे हैं, हर आईफोन के अंदर 20 अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे एटलीस्ट, छोटे बड़े मिलाकर। तो उसका मतलब अगर एप्पल ने 1 करोड़ फोन बनाए हैं, तो उन 1 करोड़ फोन को बनाने के लिए एप्पल ने कम से कम भी 20 करोड़ कंपोनेंट्स खरीदे होंगे, या खरीदे हैं, या खरीदेंगे। अब ये 20 करोड़ कंपोनेंट्स का हिसाब किताब रखना, कहां से आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हो सकता है कंपनी ने टारगेट रखा हो कि भाई हर कंपोनेंट 1 रुपए का होना चाहिए। मैनेज करना कि भाई 1 रुपए का टारगेट था हर कंपोनेंट का, कहीं ये 1 रुपए 10 पैसे में तो नहीं आ रहा, कहीं ये 1 रुपए का जो कंपोनेंट आना था कहीं ये 2 रुपए में तो नहीं आ रहा, कहीं ये आधे पैसे में तो नहीं आ रहा। तो 1 रुपए का टारगेट था तो आधे पैसे में क्यों आ रहा है, क्यों सस्ता आ रहा है भाई, हल्की क्वालिटी तो नहीं उठा ली, क्यों महंगा आ रहा है भाई, कोई सप्लायर नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा, क्या मसला है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जब मल्टीपल जगहों से कंपोनेंट्स आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, एक अलग से टीम या डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है कॉस्ट सेंटर। कंपनी कहती है देखो भाई, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम मैनेज करो कहां कहां से जो है वो मटेरियल आ रहा है, किस क्वांटिटी में आ रहा है, मैनेज करो। अच्छा, अब क्या सिर्फ रॉ मटेरियल आ रहा है, नहीं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। चाय का एक्सपेंस है, वर्कर जो है वो चाय पी रहे हैं, वर्कर खाना खा रहे हैं, वो भी तो एक एक्सपेंस है। फैक्ट्री है, पानी नहीं आ रहा, पानी डल रहा है, वो भी तो एक एक्सपेंस है। मैनेजर की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, लोडर की सैलरी, मार्केटिंग वाले की सैलरी, इधर की सैलरी। अब एप्पल का आप साइज का तो अंदाजा लगाओ, कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो एप्पल के लाखों एक्सपेंस हेड होंगे, लाखों जगहों से उनको एक्सपेंस आ रहा है। कभी इंप्लॉय का आ रहा है, कभी इसका आ रहा है, कभी उसका आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है। अलग 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 कितने जगहों से एक्सपेंस आ रहे हैं। तो हर जगह को मैनेज करना, देखना कौन सा एक्सपेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा। भाई फ्रॉड तो वहां भी होते होंगे ना। 1 रुपए का पानी आया, 2 रुपए का लिखवा दिया, पता चला पानी की जरूरत ही नहीं थी, पानी आ गया। मैनेजर ने जो है वो रूम पेंट करा दिया, जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है कराया भी ना हो, जबरदस्ती लिखवा दिया कि भाई रूम पेंट हुआ है। फ्रॉड तो होते होंगे ना यार। तो एक कॉस्ट सेंटर एक टीम होती है या एक डिपार्टमेंट होता है। इनका काम बड़ा सिंपल होता है, इनका काम होता है कंपनी के एक्सपेंसेस को मैनेज करना, देखना कि कौन सा एक्सपेंस कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उनको मैनेज करना और उनको मॉनिटर करना कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो रही हो। और फिर साथ ही साथ टारगेट्स होते हैं कि भाई एक्सपेंस, अब बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने टारगेट भी तो रखे। एप्पल का इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ, एप्पल नहीं थोड़ी बोला कहाँ भी खुला खाता है आने दो, जितनी कॉस्ट आ रही है आने दो, हम पे ऑफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कुछ टारगेट्स बनाए होंगे कि भाई ये एक्सपेंस है, ये टारगेट है, इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर चीज को ब्रेक डाउन किया हुआ होगा उन्होंने भी। तो ये जो कॉस्ट मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट होता है, जो टारगेट्स वगैरह लेके चल रहा होता है, जो मैनेज कर रहा होता है कॉस्ट को, जो नोट डाउन कर रहा होता है, क्योंकि नोट डाउन भी तो करना है ना, इतनी जगहों से कॉस्ट आ रही, मॉनिटर भी तो करना है कितनी आ रही उनको कॉस्टिंग। अब आपने पीछे हमने पढ़ा भी कि कॉस्टिंग भी तो तरीके से कैलकुलेट करनी। ये सारा प्रोसेस करने वाला जो टीम या डिपार्टमेंट होती है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये फिर प्रॉफिट सेंटर क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं। प्रॉफिट सेंटर आर डिविजन ऑफ अ कंपनी that can add to the company's overall business profits. They are responsible for generating revenue and earnings and calculate profitability. जिस तरह कॉस्ट सेंटर का काम होता है कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि सर्टेन लेवल से ज्यादा कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, रिकॉर्ड करना कहां कहां से कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, क्यों आ रही है। इसी तरह प्रॉफिट सेंटर का काम होता है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना। इनका काम होता है रेवेन्यूज को मॉनिटर करना कि कहां से, अब जैसे एप्पल है, एप्पल पता नहीं कितने लाखों स्टोर होंगे एप्पल के, कौन से स्टोर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मॉनिटर करता है प्रॉफिट सेंटर। इनका बेसिकली काम होता है कंपनी के कुछ, अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कंपनी तो जब कॉस्ट का कोई टारगेट है तो रेवेन्यू का भी टारगेट होगा। एप्पल कोई ना कोई टारगेट रखता होगा ना कि यार पिछले साल हमने $1 बिलियन के सेलफोन बेचे थे फॉर एग्जाम्पल, तो इस साल हम लोग $2 बिलियन के सेलफोन बेचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो कोई ना कोई टारगेट होता होगा ना रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब होता है
द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी अर्न्स बाय सेलिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो पैसा कंपनी कमाती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, सारी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के। आई रिपीट, जो टोटल पैसा कंपनी कमाती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? तो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रॉफिट सेंटर डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीम्स होती हैं। ये कंपनी के अंदर मॉनिटर कर रहे होते हैं कहां कहां से रेवेन्यू आ रहा है, रिकॉर्ड करो। कम आ रहा है क्यों, ज्यादा आ रहा है क्यों, रिकॉर्ड करो। और टारगेट्स को मॉनिटर करो कि भाई अगर $1 बिलियन का हमारा रेवेन्यू का टारगेट था, तो मेक श्योर करो कि वो रेवेन्यू इस बार $1 बिलियन टच करे या $1 बिलियन को क्रॉस करे। इनका काम होता है रेवेन्यूज को मॉनिटर करना, इनका काम होता है रेवेन्यूज को बढ़ाना। क्योंकि रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉफिट सेंटर का काम होता है प्रॉफिटेबिलिटी को मॉनिटर करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्टिंग भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। तो भाई कॉस्टिंग की फिक्र नहीं करो, कॉस्टिंग कंट्रोल करने के लिए पीछे कॉस्ट सेंटर का डिपार्टमेंट है। प्रॉफिट वालों का काम, प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? रेवेन्यू बढ़ाना और मॉनिटर करना कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत जगहों से रेवेन्यू आ रहा है, जैसे कि एप्पल है, अब लाखों स्टोर से रेवेन्यू आ रहा है। तो प्रॉफिट सेंटर वालों का काम है कहां कहां से रेवेन्यू आ रहा है रिकॉर्ड करो और मेक श्योर करो कि रेवेन्यूज बढ़े। कॉस्ट सेंटर वालों का काम है मॉनिटर करो कहां कहां से कॉस्टिंग आ रही है और मेक श्योर करो कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। तो कॉस्ट सेंटर वाले अगर अपना काम करेंगे तो कॉस्ट भी मॉनिटर होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगी। प्रॉफिट सेंटर वाले अगर अपना काम करें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा भी। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट सेंटर वालों का काम है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना थ्रू रेवेन्यूज। तो ये है हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स। अच्छा जी, तो पहली चीज तो ये है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यार कॉस्ट सेंटर क्या है, वो आपने बता दिया। दूसरा, एग्जामिनर पूछ सकता है प्रॉफिट सेंटर, वो भी आप बता सकते हो। अब तो आपको मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे ही दी है। आप एग्जामिनर आपसे 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर के। अगर एक कंपनी ने, जैसे एप्पल टाइप कंपनी है, अगर उसने प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर बनाया है तो क्या बेनिफिट है कंपनी को। आप बोलोगे भाई सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने कॉस्ट सेंटर बनाया है तो कॉस्ट सेंटर ने कोई ना कोई टारगेट्स रखे होंगे कि यार ये कॉस्ट है, इससे ज्यादा कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। और अगर प्रॉफिट सेंटर है तो प्रॉफिट सेंटर ने भी कोई ना कोई टारगेट रखा होगा कि यार इतना रेवेन्यू तो होना ही चाहिए, इससे कम रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट सेंटर के लिए अलग टारगेट्स होते हैं, प्रॉफिट सेंटर के लिए अलग टारगेट्स होते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि भाई प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर बनाने का फायदा क्या है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा फायदा ये कि दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में टारगेट्स रखते हैं और ये उन्हीं टारगेट्स के बेसिस पे लोगों को काम करवाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर ने जो भी टारगेट बनाया होगा कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो सारे एम्प्लॉयज को बाउंड करेगा कि भाई सब मिलकर भी मेक श्योर करना ये तुम लोगों का टारगेट ये कि 1 करोड़ से कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। और प्रॉफिट सेंटर वाले ने टारगेट रखा है कि भाई 5 करोड़ रुपए रेवेन्यू होना चाहिए, तो वो सारी सेल्स टीम को, सारी कंपनी को मेक श्योर करेगा कि भाई कम से कम भी मुझे 5 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए, तुम लोग का टारगेट है, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। तो दोनों डिपार्टमेंट्स होने का, टीम्स होने का फायदा ये कि दोनों ने कोई ना कोई टारगेट्स बनाए होते हैं और वो उन्हीं टारगेट्स के बेसिस पर आगे एम्प्लॉयज से काम करवा रहे होते हैं। पहला फायदा। दूसरा, दीज टारगेट्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड हेल्प आइडेंटिफाई दोज एरियाज दैट आर परफॉर्मिंग एंड नॉट परफॉर्मिंग। अब ये जो टारगेट्स रखते हैं कॉस्ट सेंटर वाले, ये नहीं टारगेट के बेसिस पर इवेल्युएट कर सकते हैं। यार हमने टारगेट रखा था 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट, ये कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख क्यों गई, क्यों बढ़ी 10 लाख रुपए कॉस्ट, क्या वजह थी, किसकी गलती थी, क्यों हुआ, क्या इन्फ्लेशन वजह थी, या रॉ मटेरियल महंगा आया, या प्रोडक्ट गलत बना, या कस्टमर से कोई गलती हुई, या सप्लायर से कोई गलती हुई, या डिफेक्टेड गुड्स बन गए। आइडेंटिफाई करो कि किस वजह से कॉस्ट बढ़ी, किसकी गलती थी, वो कौन सा ग्रे एरिया था कंपनी के अंदर जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, क्या वजह हुई। तो टारगेट्स होंगे तभी तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे ना कंपनी के ग्रे एरियाज। या रेवेन्यूज, क्या आप बात करो तो भाई कौन सी वजह थी, 5 करोड़ का टारगेट था रेवेन्यू का, 4 करोड़ हुआ, क्यों हुआ 1 करोड़ का रेवेन्यू कम, क्या गलती थी, क्या प्रोडक्ट कम बिका, या क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या एडवर्टाइजमेंट कम थी, या ब्रांड इमेज सही नहीं था, या कॉम्पिटिशन ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, क्या वजह थी भाई, क्यों 1 करोड़ रुपए का जो है वो कम हुआ सेल्स। लास्ट ईयर क्या थी, इस साल क्या है, कंपेयर करो। क्या हमने ग्रो किया, या हम वही हैं, या हम नीचे आ गए। टारगेट्स होंगे तो उसी बेसिस के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हो ना। मैं हमेशा कहता हूं टारगेट है तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब मेरा 100 टी शर्ट बनाने का टारगेट था, मैंने 110 बनाए, परफॉर्मेंस ओवर अचीव। 100 का टारगेट था, 90 बनाए, अंडर अचीव।
तो टारगेट के बेसिस पे ओवर एंड अंडर परफॉर्मेंस निकाल सकता हूं ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 100 का टारगेट ही नहीं है, मैं आपसे कहता हूं मेरे इंप्लॉयज ने 200 टी शर्ट बनाए, 100 का टारगेट था तो 110 पे भी ओवर अचीव था, आज 200 बन रहे हैं। अगर मुझसे कोई आके पूछे कैसा परफॉर्म कर रही है आपकी कंपनी, मैं बोलूंगा पता ही नहीं, क्योंकि पहले 100 का टारगेट था तो 110 पे मैं कह रहा था गुड परफॉर्मेंस, आज टारगेट ही नहीं है तो डबल परफॉर्मेंस पे भी मुझे पता नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसी है। हो सकता है पहले टारगेट था 100 का, 90 बने तो मैंने बोला अंडर परफॉर्म। आज कोई टारगेट नहीं है और मैंने 80 टी शर्ट बनाए, कोई मुझसे आके पूछता है कैसी परफॉर्मेंस, मैं बोलूंगा वेरी गुड, 80 टी शर्ट बनाए मेरे इंप्लॉयज ने। टारगेट ही नहीं तो पता ही नहीं ओवर क्या है अंडर क्या है। तो दूसरा जो पॉइंट है बेनिफिट बताने का मकसद ये कि जब टारगेट्स होंगे तो उन्हीं टारगेट्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एरियाज में काम हो रहा है, कौन से एरियाज में काम नहीं हो रहा। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या थी, इस ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, क्या चीजें परफॉर्म कर रही है, क्या चीजें परफॉर्म नहीं कर रही। एंड देन फाइनली नंबर 3, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, कि आप मॉनिटर कर सकते हो, आप फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार कॉस्ट सेंटर का जो टारगेट था अचीव हुआ है, प्रॉफिट सेंटर का जो टारगेट था अचीव हुआ है, कॉस्ट सेंटर वाले कॉस्ट कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे, रेवेन्यू प्रॉफिट सेंटर वाले रेवेन्यू बढ़ाने में सक्सेसफुल रहे, तब आप इनके बेसिस पर आप प्लानिंग कर सकते हो कि अच्छा यही कॉस्ट सेंटर वाले अगर ऐसे ही काम करते रहे, प्रॉफिट सेंटर वाले अगर ऐसे ही काम कर सकते रहे करते रहे, तो मैं आगे ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी को ऐसे बढ़ा सकता हूँ, उस प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उस पैसे को यहाँ से निकाल के वहां डाल सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ, या कंपनी बंद करनी चाहिए, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, या नई कंट्री में जाना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्हीं टारगेट्स के बेसिस पर मैं अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करूंगा और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूंगा। यार अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है तो ऐसा प्लान ऐसा ऐसा होना चाहिए, और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही तो अपने आप को कैसे परफॉर्म करूं, कैसे इंप्रूव करूं, तो ऐसे 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 ये सब करना चाहिए। एंड देन फाइनली द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिविजन्स एंड देयर मैनेजर्स कैन बी असेस्ड एंड कंपेयर्ड सॉरी। पहले तो क्या था, मैंने ओवरऑल देखा कि भाई 100 करोड़ रुपए का टारगेट था, अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये तो मैंने ओवरऑल कंपनी के बेसिस पर देखा ना। लेकिन 100 करोड़ का टारगेट था तो एक बंदे को थोड़ी मिला होगा, वो हर इंप्लॉय को मिला होगा कि भाई 100 करोड़ का टारगेट है तो आपने 1 करोड़ की सेल करनी है, आपने 2 करोड़ की करनी है, आपने 5 करोड़ की करनी है, आपने 10 करोड़ की करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टारगेट बड़ा होता है तो वो टारगेट एक बंदे को थोड़ी मिलता है, टारगेट को इंप्लॉयज में डिवाइड किया जाता है, तो हर इंप्लॉय का टारगेट अलग बनता है, तो हर इंप्लॉय की अलग टारगेट के बेसिस पर मैं हर इंप्लॉय को मॉनिटर कर सकता हूं। पहले तो क्या था, 1 करोड़ की सेल्स चाहिए, अच्छा भाई 1 करोड़ की सेल्स में 1 करोड़ 10 लाख की सेल्स हो गई, तो मैंने बोला ओहो वेरी गुड, 1 करोड़ का टारगेट था, 1 करोड़ 10 लाख की सेल हुई, 10% ओवर अचीव, वेरी गुड। लेकिन समझदार आदमी बोलेगा ठीक है माना ओवर अचीव, लेकिन अब सारे इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस निकालो। कोई तो ऐसे लोग, ठीक है पूरी कंपनी ने ओवरऑल 10% ज्यादा अचीव किया, लेकिन ऐसे इंप्लॉयज भी तो होंगे जिन्होंने जरूरत से ज्यादा काम किया होगा, ऐसे इंप्लॉयज भी तो होंगे जिन्होंने जरूरत से कम काम किया होगा। 1 करोड़ का टारगेट एक बंदे को थोड़ी मिला था, 10 बंदे को मिला था। अब हर किसी को 10-10 लाख की सेल करनी चाहिए थी, हो सकता है किसी ने 20 लाख की किसी ने 5 लाख की। तो 5 लाख वाले को पूछो भाई क्यों भाई, वो ये थोड़ी जवाब देगा सर पूरी कंपनी को तो टारगेट अचीव हो गया। बोले पूरी कंपनी का टारगेट अचीव हुआ, अपना बताओ तुम्हारा इंडिविजुअल टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ? तो फिर क्या क्यों अचीव नहीं हुआ, असेस करो। और जिस पर एम्प्लॉय को 10 लाख का टारगेट दिया था उसने 20 लाख की सेल्स की, तो उसको मोटिवेट करो। तो टारगेट के बेसिस पर एक तो आप पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो जो हमने पहले देखा, फिर उसी टारगेट के बेसिस पर आप हर इंप्लॉय को इवैल्यूएट करके देख सकते हो कि हर इंप्लॉय ने इंडिविजुअल लेवल पे कैसा परफॉर्म किया। तो ये थी हमारे पास कॉस्टिंग की चीजें। अब हमारे पास जो रह गया है वो रह गया है फुल कॉस्टिंग, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।